हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके और अपने चैनल यूट्यूब चैनल विज्ञान दुनिया पर। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ ब्रांड न्यू टॉपिक. नेम इज केमिकल काइनेटिक्स विच इज़ चैप्टर नंबर 4 as NCERT. So let's start the brand new topic from today. This is the first lecture of chemical kinetics. So please be attentive. The first topic of this chapter is reaction can be classified on basis of different types. As you all know, there are reaction can be classified by three. First, very fast. Very fast reaction. So what do you mean by very fast reaction? This reaction means the reactant converts to product immediately within a seconds. So we can take a example of very fast reaction is AgNO3 plus NaCl gives you AgCl प्लस NaNO3. ठीक है. Now the silver nitrate is treated with salt, NaCl, that is salt. Then we get a product as a AgCl, silver chloride, plus sodium nitrate. Now we will talk about rate of reaction. Rate means the time. रेट का मतलब होता है टाइम. अपन टाइम ना बोल के रेट बोलेंगे. अब रेट ऑफ सच रिएक्शन इज वेरी फास्ट, कैन नॉट डिटरमाइन ईजीली. इनका रेट इतना फास्ट है कि हम इनको जज भी नहीं कर पाएंगे. इनका मतलब टाइम जो निकालना है, रेट निकालेंगे हम इनका, तो रेट अपन ईजीली नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये विद इन अ सेकेंड्स रिएक्शन होती थी. ये रिएक्टेंट विद, जैसे आप AgNO3 में NaCl ऐड करोगे वैसे ही प्रोडक्ट हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, टाइम ही नहीं लगेगा. ठीक है. अब सेकंड टाइप का क्या होता है? द सेकंड टाइप इज फास्ट रिएक्शन. नाउ फास्ट रिएक्शन, और वी कैन से दैट मॉडरेट रिएक्शन. ठीक है. अब नाउ मॉडरेट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन विच इज which gets convert reactant into product in some time, which takes sometimes like 10 second, 15 second or more than this. So example देख लेते हैं इसका. ये मॉडरेट रिएक्शन है, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता है. इसमें हम इसका रेट इजीली निकाल सकते हैं. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. एक तो ले लो सुक्रोज का फॉर्मूला था C12 H22 O11 plus H2O. When sucrose is treated with water, then we get product as C6H12O6, means glucose. C6H12O6 प्लस C6H12O6. अब यहाँ पर दो ग्लूकोस नहीं मिलेंगे, एक रहेगा ग्लूकोस और एक रहेगा फ्रक्टोस. एज वी ऑल नो कि दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, C6H12O6. ठीक है. C6H12O6 दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो लगभग सेम रहता है. ठीक है. स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, माइनर सा, बायो वालों को पता होगा वो. ठीक है. पर जो फॉर्मूला होता है वो लगभग सेम ही रहता है दोनों का.
अब बात करते हैं तीसरी रिएक्शन, तीसरे टाइप की, जो है तीसरी है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, अब ये स्लो रिएक्शन में क्या आता है? स्लो रिएक्शन मतलब जो जिसको लगने में टाइम लगता है 1 महीना 2 महीना और इससे भी ज़्यादा, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग एक दिन में थोड़ी लगती है, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। तो ये किस में आ जाएगी? रस्टिंग ऑफ आयरन में, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन किस में आ जाएगा? स्लो रिएक्शन में। अब है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जब से बोले जा रहा हूँ रेट रेट रेट। अब ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ये होता है द स्पीड और वेलोसिटी एट विच रिएक्टेंट कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट। मतलब द स्पीड, मतलब जितनी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उस टाइम को द स्पीड और वेलोसिटी एट विच रिएक्टेंट कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो ये रेट है ये भी 2 तरह का हो सकता है। अब वो कैसे, मैं भी बताता हूँ आपको। रेट 2 तरह से कैसे हो सकता है। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 2 तरह से ऐसे हो सकता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। दोनों में अंतर है, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब अगर दोनों में से किसी भी एक रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो उसके रेट में फ़र्क दिखेगा हमको, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि अगर एक रिएक्शन है उसमें 2 रिएक्टेंट है और उसमें से एक भी डिक्रीज होगा या उसमें से एक भी कम ज़्यादा होगा तो उसके रेट में फ़र्क आएगा। या तो बढ़ेगा तो भी फ़र्क आएगा या घटेगा तो भी रेट में उसके चेंजेस होगी, ठीक है। जैसे कि मतलब अपन क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अगर क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं उस रिएक्टेंट की तो उसके रेट में क्या आएगा? चेंजेस होगा, या तो जल्दी होगा या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। या जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ऐसे एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं हम, हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है ये क्या है? रिएक्टेंट है और बी जो है प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसा क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब हमको ये निकालना है कि जो डिसअपियरेंस हो रहा है ए का डिसअपियरेंस, इसमें से कुछ एनर्जी लूज होगी तो उसका डिसअपियरेंस का अपने को रेट निकालना है। तो वो क्या होगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन जितना डिक्रीज होगा उसके मुताबिक जितना टोटल टाइम लगा रिएक्शन कंप्लीट होने, टोटल टाइम। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब यहाँ पर डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। डिक्रीज आ रहा है तो इसके फॉर्मूले में सबसे पहले लगा दो नेगेटिव, और फिर होता है चेंज। डिक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो चेंज के लिए हम लगाते हैं डेल्टा और ब्रैकेट लगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम में भी चेंज ऑफ टाइम होगा, टाइम चेंज होता है, ठीक है। तो माइनस डेल ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल टी। यहाँ पर माइनस साइन ये रेट माइनस है, उस पर वो डिनोट नहीं कर रहा है। माइनस साइन वो डिनोट कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन ए का है वो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ये नहीं कि रेट नेगेटिव होगा, रेट नेगेटिव नहीं होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ए का, इसलिए माइनस साइन लगाया, ठीक है। अब दूसरा आता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब अपीयरेंस ऑफ बी निकालना है। अब रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ बी, तो ये क्या होगा, ये होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब ये इंक्रीज हो रहा है, तो बढ़ता है, तो अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो जैसे मान लो कोई दुकान खोल के बैठा, उसको फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है तो प्लस में जा रहा है, वो नेगेटिव में नहीं जा रहा है, तो इस केस में हम प्लस लगाएंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे। और जब किसी का नुकसान होता है तो घाटे में जाता है, उसकी जेब से पैसा लगता है, तो यानी नेगेटिव। जो रेट आ रहा है वो जो नेगेटिव साइन है वो क्या डिक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, और जो यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे इस फॉर्मूले में, प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी यानी टोटल टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और ये फॉर्मूला होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। ये फॉर्मूला याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब पहले क्वेश्चन के पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का, ये क्या होता है, कैसे होता है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू डेल बी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टोटल टाइम। ये जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस होता है, ये दोनों क्या होता है, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखता हूँ, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन rate of reaction, रेट हमको दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x2 y3 इज, ये हमको क्या है, ये एक क्वेश्चन भी है और एक कंडीशन भी है, तो इसको एक कंडीशन की तरह याद कर लो। इसकी कंडीशन क्या होगी, इसमें बोला हमको डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x2 y3। अब x2 y3 मतलब जैसे मान लो 2x प्लस 3y लिया हमने, तो उससे क्या मिलेगा हमको, x2 y3। समझ में आया, 2x और 2y लिया, जैसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लिया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या मिलता है, H2। ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ x प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ y वी गेट एज अ प्रोडक्ट x2 y3। सो अब इसका हमको अभी डिसअपीयरेंस निकालना है, किसका, x का और y का। यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x और y, तो इसका क्या करेंगे, माइनस, डिसअपीयरेंस में माइनस लगता है, हमने देखा था, अभी देखा था, डिसअपीयरेंस में माइनस लगता है क्योंकि वो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो माइनस ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/2 डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि y का भी हमको डिसअपीयरेंस निकालना है, तो इसका भी जो कोएफिशिएंट है वो भी नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, 1/3 डेल कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन डेल टी, ये कंडीशन है। ठीक है, इज इक्वल टू डेल कंसंट्रेशन ऑफ x2 y3। अब इसका ओवरऑल कोएफिशिएंट 1 है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका क्या है,
चेंज इन, अब इसमें हमको क्या निकालना था, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस निकालना था। और हमने अभी देखा कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस होता है। तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया दोनों का, रिएक्टेंट का, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर अपीयरेंस निकालना तो इसमें हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ X2Y3 अपॉन टोटल टाइम डेल टी। तो ये एक कंडीशन के तौर पे आप याद कर लो, इसको एक कंडीशन के तौर पे याद कर लो, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल टाइप का। क्वेश्चन मान लो ये दिया हुआ है हमको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं डिक्टेट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन है अ गैसियस हाइपोथेटिकल रिएक्शन, मतलब क्या बोला है, गैसियस हाइपोथेटिकल रिएक्शन टू ए रिवर्सिबल 4B+C, मतलब ये रिएक्शन हमको दी हुई है टू ए रिवर्सिबल 4B+C is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to increase by 5। मतलब क्या दिया है, जो B का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है वो कितने से हो रहा है, इन्हें मान लो यहाँ पर डेल बी दिया है, क्योंकि चेंज इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेल बी दिया हुआ है, कितना दिया, 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ये डेल बी का कंसंट्रेशन दिया है, तो टाइम दिया है इन 10 सेकेंड, मतलब डेल टी कितना दिया है, 10 सेकेंड। पहला पोर्शन उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द अपीयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब डिसअपीयरेंस भी निकालना है और अपीयरेंस ऑफ निकालना है बी, रेट का डिसअपीयरेंस निकालना है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, ठीक है, और निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसका कैसा करेंगे हम, डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना, तो इसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको मालूम है कि अपीयरेंस ऑफ बी में, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि हमको क्या निकालना है, डेल बी अपॉन डेल टी निकालना है। ले दे के 100 की एक बार डेल बी अपॉन डेल टी निकालना सबसे पहले पार्ट में। तो डेल बी अपॉन डेल टी क्या निकालेंगे, हमको डेल बी की वैल्यू दी है, डेल टी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो इंक्रीज का फॉर्मूला तो यही होता है, चेंज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब इंक्रीज हो रहा तो पॉजिटिव साइन रहेगा, तो डेल बी अपॉन डेल टी दोनों की वैल्यू दी है, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। तो वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻³ अपॉन 10, ठीक है, यही करेंगे। ये 10 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5 × 10⁻³ × 10⁻1। अब दोनों मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो फिर से पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो 5 × 10⁻³ -1, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻4। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या आया है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आया है। अब हमको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे हम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए में हमको क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। पहले रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रिएक्शन हमको दी हुई है 2A रिवर्सिबल, ठीक है, 4B+C। अब B का हमको वो मालूम है अपीयरेंस, और हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिसअपीयरेंस के भी इक्वल होता है और अपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस के भी इक्वल होता है। तो हम क्या कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल कर देंगे। हमने यहाँ पर देखा था ना,
ये इधर देखा था हमने, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के भी इक्वल होता है और रेट ऑफ अपीयरेंस के भी इक्वल होता है। तो हमको रेट ऑफ अपीयरेंस अभी हमने निकाल ही लिया है, कितना आया 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ही आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालेंगे? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर हमको जो इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन में बी का कोएफिशिएंट है 4, तो ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, वो कितना आया था 1/4 इंटू वो आया था 5 × 10⁻⁴। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5/4 कितना होता है 1.25, इसको डिवाइड करेंगे, अगर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे 1.25 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, अब हमको निकालना है, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया टोटल ओवरऑल, जो पूरी रिएक्शन का रेट है वो आ गया। अब हमको निकाला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अभी हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपीयरेंस के भी इक्वल होता है, अपीयरेंस के भी इक्वल होता है, तो हमने अपीयरेंस का निकाल के उसको रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल करके हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन को डिसअपीयरेंस के इक्वल करके हमारा क्या जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो क्या कर देंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पर अब रिएक्शन में भी ए का भी कोएफिशिएंट है 2, तो इसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि डिसअपीयरेंस निकाला तो -1/2 और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो वो क्या होगा -1/2 इंटू डेल ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी। ठीक है, अब ये -1/2 रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाली 1.25 इंटू 10⁻⁴। अब ये 2 जो है 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो उसका क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ पर साइन नेगेटिव का इज इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल टी। ये क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना आया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 2.5 माइनस के साइन के साथ इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ठीक है, अब हियर जो नेगेटिव साइन है, हियर नेगेटिव साइन शोज द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट नॉट इन डिक्रीज ऑफ रेट। रेट डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या हमको शो कर रहा है कि डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो रहा है, ना कि ये कि जो उसका जो रेट है रेट डिक्रीज हो रहा है। रेट डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बता रहा है। ठीक है, अपीयरेंस की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन है डिसअपीयरेंस की वजह से। ठीक है, इससे ये नहीं बोल सकते कि हम कि उसका टाइम में कुछ चेंज आया, टाइम कम हो गया, टाइम कम नहीं हुआ है, उसका डिसअपीयरेंस बता रहा है। अब अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट किस किस पर डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। मतलब 100 की सीधी बात है, जो रेट है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा है, रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अगर हम कोई रिएक्शन है उसको अगर हीट कर देंगे तो उसका ही आंसर जल्दी आ जाएगा, और अगर हीट नहीं करेंगे तो उसका आंसर थोड़ा लेट आएगा, प्रोडक्ट में थोड़ा देर से कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेट। और नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, मतलब वही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसा नेचर में है, कैसे रिएक्ट करने पे कैसे क्या क्या करता है, किस किस से रिएक्ट करता है, किससे अच्छे से रिएक्ट करता है,
वो सब नेचर पे डिपेंड करती है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट हम रखते हैं तो कैटलिस्ट और जल्दी रिएक्शन कर देता है वो, ठीक है। कैटलिस्ट तो आपको मालूम है, जो जिसके बिना रिएक्शन हो नहीं सकती और वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता भी नहीं है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा नहीं और उसके बिना रिएक्शन होगी भी नहीं, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन मतलब वही हीट से ही रिलेटेड है कि जितना एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन होगा उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल एंजॉयड अलॉट एंड लर्न दिस। सो फिर कल मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।